Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 5 derivatives. In this chapter we will talk about what are types of derivatives, what is commodity exchange, what is meant by commodity, what is commodity derivatives market, and what is the difference between commodity and financial derivative. So the chapter's name is derivative. तो हमको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि डेरिवेटिव क्या होता है. सी ये पार्ट 1 ही है और आई थिंक ये पार्ट 1 में ही चैप्टर फिनिश कर देंगे हम. छोटा सा चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएगा. बट सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डेरिवेटिव क्या होता है. ठीक है, तो डेरिवेटिव होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर जिसमें कि दो पार्टीज़ होती हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और दोनों आपस में कुछ प्री डिटरमाइंड जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं उस पर ये लोग अग्री करते हैं और फ्यूचर में काम करते हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर मतलब प्रेजेंट में अग्रीमेंट करेंगे और काम कब होगा, ट्रेडिंग कब होगी, फ्यूचर में होगी. राइट, चलिए तो हम इस पर क्या प्री डिटरमाइंड जो टर्म्स और कंडीशन होती है उसमें हम क्या शामिल करते हैं कि शेयर का प्राइस क्या होगा, शेयर की क्वांटिटी कितनी रहेगी और कितने से कितने टाइम के बीच में हम कितने मतलब कि आज जो प्रेजेंट है, आज जितनी भी तारीख है उससे मतलब कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ही कितने टाइम बाद हम ट्रेड करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग इन कुछ बातों पर सेटल करते हैं अपने एग्रीमेंट को. तो आपको समझ में आ गया डेरिवेटिव क्या है. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर. ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है. और यहाँ पर ऑब्लिगेशन होती है बेसिकली कि आपको करना ही पड़ता है. ठीक है, आपको अगर मान लो कि मैंने आपके संग कोई डेरिवेटिव पर साइन किया है 4 महीने बाद कि मैं आपसे मान लो कि आपका एक पुराना फ़ोन खरीदने वाली हूँ 4 महीने बाद 16,000 रुपये में, तो मुझे 4 महीने बाद 16,000 रुपये में वो आपका ख़रीदना ही पड़ेगा. अगर वो किसी एक्सचेंज से बेसिकली अगर जुड़ा हुआ है वो चीज़ तो मेरे लिए और भी बाउंडेशन मेरे लिए और बढ़ जाती है. ठीक है, तो ये है डेरिवेटिव. अब हम समझते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव क्या होता है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव. तो यहाँ पर हमें कुछ टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स बता रखे हैं. सबसे पहला टाइप है फॉरवर्ड. ठीक है, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट. कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली मतलब है कि एक इनफॉर्मल होता है जिसमें जो दो पार्टीज़ होती हैं वो अपने से डिसाइड कर सकती हैं कि वो कितने पे ट्रेड करेंगी, कौन से टाइम पर ट्रेड करेंगी, कितनी वैल्यू का ट्रेड करेंगी, ये वो खुद से डिसाइड कर पाती हैं. ठीक है, चलिए ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू एंटिटीज़. ठीक है, वेयर सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर एट टूडेज प्री अग्रीड प्राइस. आज के दिन पे जो उन्होंने जिस प्राइस पर अग्री किया होता है उस प्राइस पे क्या करना होता है, उनको ट्रेडिंग करनी पड़ती है. ठीक है, समझ में आ गई बात. चलिए आगे पढ़ते हैं. फ्यूचर. अब फ्यूचर्स क्या, ये भी एक टाइप है डेरिवेटिव का. ये फॉरवर्ड से थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा अपोजिट है, और कैसे है वो हम समझेंगे. अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़. ये भी अग्रीमेंट होता है टू पार्टीज़ के बीच में कि हम एक एसेट को बाय या सेल करेंगे. एक पार्टी अगर बेच रही होगी तो दूसरी तो खरीदेगी, सिंपल सी बात है, एक सर्टेन प्राइस पे. ठीक है, एक सर्टेन प्राइस रहेगा फ्यूचर में, सर्टेन टाइम रहेगा, उस पर हम ट्रेड करेंगे. ठीक है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं एक स्पेशल टाइप के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. मतलब ये फॉरवर्ड से बिल्कुल अलग नहीं होते हैं, एक तरीके के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं, बट इन द सेंस दैट द फॉर्मर आर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, फॉर्मर मतलब फॉर्मर में किसकी बात की गई है यहाँ पे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की. तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कि एक्सचेंज से बाउंडेशंस होती है हमारे पास कि हम मिलकर हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि दो पार्टीज़ इनफॉर्मल तरीके से करें. ये जो काम होता है थोड़ा फॉर्मल तरीके से होता है और इसको एक्सचेंज ही अंजाम देता है. एक तरीके से एक्सचेंज की गाइडलाइंस को इसमें फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, सच एज फ्यूचर्स ऑफ द निफ्टी इंडेक्स. एक इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सचेंज की सिंपली बाउंडेशंस होती हैं जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखें तो नहीं होती है. ठीक है, और अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक राइट देता है. राइट मीन्स आप समझते हैं, राइट एक अधिकार होता है, उसको अवेल करे कोई बंदा या ना करे ये उसकी चॉइस है, इट्स हर और हिज चॉइस. ठीक है, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उस पर. ठीक है, ऑप्शन जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. ऑप्शन मतलब एक विकल्प है आपके पास, आपको जैसे कि आपको ये आप या तो ए चूज़ करें या बी चूज़ करें या सी चूज़ करें या डी चूज़ करें या फिर आप कह दें कि नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो उसी तरीके से आपके पास राइट है बट आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको कोई ना कोई मानना ही है. ठीक है, बाय और सेल द अंडरलाइंग एट अ स्टेटेड डेट और अ स्टेटेड प्राइस. ठीक है, आपने मान लो कोई ऑप्शन डेरिवेटिव साइन किया है तो ये आपके ऊपर एक राइट है कि अगर आपका डेरिवेटिव अगर ऊपर जाता है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ट्रेड कर लो, अगर आपको नहीं लगता कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ट्रेड मत करो. ठीक है, बट इसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो बायर होता है उसको ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ता है लाइक दिस.
ताकि जो सेलर है वो भी थोड़ा सेफ महसूस कर सके, ऐसे, ठीक है। वाइल चलो इसको हम इतना हमने समझ लिया, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑप्शन टाइप है ये दो तरीके के होते हैं, कॉल्स एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक कॉल होता है ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन गिव द buyer the right but not the obligation to buy a given quantity of the underlying asset at a given price on or before a given future date, ठीक है। कॉल जो ऑप्शन है उसको आपको याद रखना है कि कॉल किसके लिए है, ये एक खरीदने वाले के लिए होता है, एक बायर के लिए होता है कि उसके पास एक राइट है कि अगर वो किसी अंडरलाइंग एसेट को खरीदना चाहता है तो वो उसको खरीद सकता है, ठीक है बात। ये ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है कि अगर बायर खरीदना चाहता है तो वो उसको खरीद सकता है ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट, ठीक है। अगर पुट्स की बात करें तो गिव्स द बायर नहीं, यहाँ पर सेलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, सेलर, ठीक है। आप इसको करेक्ट करेंगे, सेलर गिव द सेलर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट, ठीक है। तो जो पुट है, जो कॉल है उसमें बायर को राइट मिलता है, और जो पुट है उसमें सेलर को, ये गलत है, इसको आप सेलर करेंगे, ठीक है। सेलर को एक राइट मिलता है कि वो अपनी जो भी उसके पास एसेट है वो उसको बेच सकता है, बट उसके पास भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसको भी कोई कंपलसरी, मतलब उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने एसेट को बेचो। लाइक अगर मैंने आपके संग कोई ऑप्शन डेरिवेटिव साइन किया है, ठीक है, मैं एक सेलर हूँ, आप एक बायर हैं, तो अगर मान लो कि मैंने किया था कि मैं मई में आपको अपना फ़ोन बेचूंगी, 16,000 रुपये में बेचूंगी, पहले वाला एग्जांपल ले लिया हमने, 16,000 रुपये में मैं फ़ोन बेच रही हूँ, ठीक है। बट क्या हो रहा है, अभी मैं देख रही हूँ, मैं एज अ सेलर में देख रही हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए होगा प्राइस। अगर मेरे उसी फ़ोन को कोई 20,000 रुपये में ख़रीद लेगा तो मैं उस बायर को क्यों बेचूंगी, मैं पागल थोड़े हूँ, मुझे 4,000 रुपये का नुकसान थोड़े कराना है अपना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने ऑप्शन डेरिवेटिव साइन कर रखा है तो मुझको एक राइट मिल जाएगा कि मैं उस वाले बायर को ये ना बेचूँ, ठीक है। भले ही वो बायर मुझसे खरीदना चाहता हो, बट अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ अपने डेरिवेटिव को, अगर मैं उसे नहीं बेचना चाहती तो कोई मेरे को फोर्स नहीं कर सकता, कोई मेरे को बाउंडेशन मेरे पे नहीं लगा सकता कि वो मुझे बेचना ही है। बात समझ में आई? और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी बता दूंगी। और सिंपल आप यहीं भी समझ लीजिए कि कॉल जो है वो बायर के लिए होता है कि बायर के पास राइट होता है खरीदने का या नहीं खरीदने का, और जो पुट है वो सेलर के पास राइट होता है बेचने का या फिर नहीं बेचने का, ठीक है। प्रेजेंटली एट NSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर ट्रेडेड ऑन निफ्टी, CNX, IT, बैंक निफ्टी एंड ये, ठीक है। चलो हम आगे आते हैं, वारंट्स। वारंट्स क्या होता है, वारंट्स भी तो जनरली जो होते हैं वो ये ऑप्शन की तरह ही होते हैं, बट जो वारंट्स होते हैं थोड़े से लॉन्गर होते हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो ऑप्शन से थोड़ा सा लंबा होता है। समझ में आए? चलो हम समझते हैं वारंट्स क्या है। ऑप्शंस जनरली हैव लाइव्स ऑफ अप टू 1 ईयर, ठीक है। ऑप्शन जो होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होता है वो मैक्सिमम कितना होता है, 1 ईयर का, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज हैव मैक्सिमम मेच्योरिटी ऑफ 9 मंथ्स, और ज़्यादातर अगर ऑप्शंस अगर जो ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे, अगर उसकी मैक्सिमम मेच्योरिटी देखें तो 9 मंथ से ज़्यादा की ज़्यादातर की नहीं होती है। बट अगर हम वारंट्स को देखें तो ये लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस हैं। इट इज़ लाइक वारंट्स बट इट इज़ लाइक वारंट्स इज लाइक ऑप्शन बट नॉट ऑप्शन, ओके। ये जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, लॉन्गर पीरियड वाले जो ऑप्शन होते हैं वो वारंट्स कहलाते हैं, एंड जनरली ट्रेडेड ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर क्या होता है, ओवर द काउंटर इज सच, मतलब कि थोड़ा सा जो होता है एक तरीके से इनफॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है वो वारंट्स में आ जाती है। ओवर द काउंटर इनफॉर्मल ट्रेडिंग होती है, ठीक है। इसको हम ऐसे मान लेते हैं, जहाँ बेसिकली जो सेकेंडरी मार्केट में होती है, ठीक है। व्हाट इज़ एन ऑप्शन प्रीमियम? अब ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, मैंने आपको बताया जब मैं आपको कॉल समझा रही थी कॉल ऑप्शन, तो मैंने आपको बताया ना कि बायर को क्या करना होता है, एक ऑप्शन प्रीमियम पे करना होता है। मान लो कि कोई भी सेलर है, मैंने जैसे कि हम वही अगर एग्जांपल को लें तो 16,000 का मैं फ़ोन बेच रही थी, बट अभी क्या हो गया कि वो मेरे से नहीं खरीद रहा है क्योंकि फ़ोन का प्राइस या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो अगर वो नहीं भी खरीदता है किसी भी रीज़न से, तो अगर उसने मुझे, क्योंकि जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो अपफ्रंट पे किया जाता है, मतलब कि पहले ही पे कर लिया जाता है जब हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर जो बायर है अगर वो अपनी डील से पीछे भाग रहा है, मतलब कि अगर फ़ोन का रेट कम होता है, अगर 12,000 फ़ोन का रेट हो जाता है और हमने किया था 16,000 का, तो उसको एक
अगर उसने ऑप्शन प्रीमियम दे रखा है तो सेलर को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है कि अगर उसने मान लो 3-4 हज़ार 5,000 जितने का भी उसने प्रीमियम दिया होगा तो इससे सेलर जो होता है वो नुकसान से बच जाता है। और बायर भी होता है तो भले वो लिखा है कि उसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, बट इट इज़ लाइक एन ऑब्लिगेशन कि अगर हमने प्रीमियम दे रखा होता है तो हम थोड़ा सा सोचते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं है, वहीं भी ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन प्रीमियम है जहाँ पे बायर को पेमेंट करनी पड़ती है सेलर को। द प्रीमियम इज़ द प्राइस फॉर एक्वायरिंग द राइट टू बाय और सेल। इट इज़ प्राइस पेड बाय द ऑप्शन बायर to the option seller for acquiring the right to buy or sell. Option premiums are always paid upfront. ठीक है, मैंने आपको समझा पहले दिया था। और आप ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपफ्रंट पे किया जाता है, ये पहले ही पे कर लिया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज क्या है? सी, एक एक्सचेंज होता है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज किया जाता है, जहाँ पे बायर एंड सेलर होते हैं वो सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते बेचते हैं, ठीक है। अगर मोटे अगर एज ए ले मैन लैंग्वेज अगर हम समझें तो हमको क्या पता चलेगा कि कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है वहाँ पे कमोडिटीज़ को एक्सचेंज किया जाता है। कमोडिटीज़ क्या होती है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल गुड, ठीक है, वो क्या है? वो कमोडिटी है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। अ कमोडिटी एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन और अ कंपनी ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजिंग फ्यूचर ट्रेडिंग इन कमोडिटी। कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है? एक एसोसिएशन है और ये फिर कोई कंपनी भी हो सकती है जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज करवाती है। किसके लिए? किसमें? कमोडिटीज़ में। फ्यूचर ट्रेडिंग आप समझ रहे हैं ना, फ्यूचर कहाँ पे करना है? ये फ्यूचर जो डेरिवेटिव है ये स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कमोडिटी एक्सचेंज में इसकी बात की गई है। आपको हर तरीके से लिंक करना है, अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो आपको ये मुद्दा समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक एक वर्ड को ध्यान से समझना है। इन अ वाइडर सेंस इट इज टेकन टू इंक्लूड एनी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस वेयर ट्रेड इज रूटेड थ्रू वन मैकेनिज्म अलोइंग effective competition among buyer and among sellers, ठीक है। This would include option type exchange but not wholesale market where trade is localized but effectively takes place through many non-related individual transaction between different permutations of buyer and seller। ये मोटी इसमें बात यही है कि कमोडिटी एक्सचेंज क्या है? जहाँ पे कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता हो और ये वन मैकेनिज्म से ऑपरेट किया जाता है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इफेक्टिव कंपटीशन होता है बायर और सेलर के बीच में। और यहाँ पर जो एक तरीके से जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली ऑक्शन टाइप एक्सचेंज। जैसे कि हम गेहूँ, चावल, दाल, जो भी मसाले हमारे होते हैं ये सब कमोडिटीज़ में आ जाते हैं, जो भी चीज़ ये सब कमोडिटीज़ में। तो यहाँ पे ऑक्शन लगता है, ऑक्शन मीन्स बिड लगाई जाती है, जिसको नीलामी हम एक तरीके से नीलामी जैसे समझ सकते हैं कि वहाँ पे बोलियाँ लगती हैं, बिड्स लगाते हैं लोग कि हाँ, मतलब जैसे आपने देखा ही होगा कहीं भी कि नीलामी किस तरीके से लगती है, तो उसी तरीके से बिड्स लगाते हैं लोग कि हम मान लो कि कोई गेहूँ है तो वो हम 100 रुपये कुंटल खरीदेंगे। एग्जाम्पल, आपको सीरियस भी नहीं लेना कि 100 रुपये में 1 कुंटल गेहूँ मिल जाएगा, बट हम सपोज़ करते हैं इस बात को कि कोई कहता है मैं 100 रुपये में लूँगा, कोई कहता है मैं 200 में लूँगा, कोई कहता है 300 में लूँगा, तो सबसे जो हाईएस्ट प्राइस होगा उस पर वो उसको बेच देते हैं, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज़ मेंट बाय कमोडिटी। अब कमोडिटी का क्या मतलब है? कमोडिटी एक्सचेंज तो समझ लिया, पर आपको क्या बताया मैंने कि कमोडिटी क्या है? मैंने भी आपको ये बताया कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मनी और सिक्योरिटी। एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के, मनी को छोड़ के, सिक्योरिटीज़ को छोड़ के कोई भी ऐसी चीज़ जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक आपका जो घर है वो मूवेबल है या नहीं है, आप बताएंगे, ठीक है। जैसे कि गेहूँ, चावल है, ये बहुत आसान है इसको समझना। जो गुड्स होती हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी है, वो जो घर है वो प्रॉपर्टी है, वो गुड नहीं है कोई, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जो गुड्स होती हैं लाइक गेहूँ, चावल, अनाज, जितना भी होता है तो सारा वो सब कमोडिटीज़ है। फ्यूचर ट्रेडिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच गुड्स और कमोडिटीज़ एज आर परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग किस में हो सकती है? किन कमोडिटीज़ में, किन गुड्स में हो सकती है? जिसको परमिशन दे रखी है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एट प्रेजेंट ऑल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग प्लांटेशन, मिनरल एंड फॉसिल origin are allowed for future trading under the auspices of the commodity exchange recognized under the FCRA, ठीक है। क्या कहता है? ये क्या बोल रहा है कि जितने भी एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो जितने भी गुड्स और एक प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारे मिनरल प्रोडक्ट्स, फॉसिल ओरिजिन लाइक पेट्रोलियम, कोल, इन सब को भी कमोडिटी, ये भी कमोडिटीज़ हैं जिनका भी हम ट्रेड कर सकते हैं, जिन पर भी हम बोली लगाकर अपना पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं कमोडिटी एक्सचेंज में। समझ में आई बात? ठीक है। व्हाट इज़ कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। अब कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट क्या है, ठीक है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज कमोडिटी। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में किस चीज़ की ट्रेड होती है? ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज कमोडिटी, ठीक है।
It can be an agricultural commodity like wheat, soybeans, rapeseed, cotton, etc. or precious metals like gold और silver. तो ये सब क्या है, ये कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में इन सब का ट्रेड किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव के बीच में डिफरेंस क्या है? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स द सेम वेदर द अंडरलाइंग हैपन्स टू बी कमोडिटी और अ फाइनेंशियल सेट। देखिए जो डेरिवेटिव है वो कमोडिटी से डिफरेंट नहीं है। मतलब कि अगर डेरिवेटिव की बात करें तो ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव अलग है और कमोडिटी अलग है। डेरिवेटिव और कमोडिटी में कोई अंतर नहीं है। डेरिवेटिव दो तरीके हो सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ों में हो सकता है, एक तो सिक्योरिटीज़ में हो सकता है और दूसरा कमोडिटी में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट क्या है, हमने अभी पीछे पढ़ा, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़ेंगे कि कमोडिटी मार्केट में और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में कमोडिटी जो होते हैं और फाइनेंशियल डेरिवेटिव होते हैं उसके अंदर अंतर क्या होता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। The basic concept of a derivative contract remains the same whether the underlying happens to be a commodity or financial asset. अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखें डेरिवेटिव का तो वो सेम ही रहता है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। इन केस ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव मोस्ट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैश सेटल्स। देखिए अगर आप फाइनेंशियल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर पैसे की बात होती है, ठीक है। पर जो कमोडिटी डेरिवेटिव है उसमें पैसे से बात नहीं करते हम, जो एक तरीके से हम जो गुड्स की बात करते हैं। तो गुड पैसा तो गुड नहीं होता, वो तो मनी है ना। और हमने जब कमोडिटी में पढ़ा तो उन्हें क्या बोला, अदर देन मनी उसने बोला था वहाँ पर, ठीक है। और जो मनी है उसको वो बल्कि भी नहीं होती है, ठीक है। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं, चलिए। इवन इन केस ऑफ फिजिकल सेटलमेंट फाइनेंशियल एसेट्स आर नॉट बल्कि एंड डू नॉट नीड स्पेशल फैसिलिटी फॉर स्टोरेज। अगर कमोडिटी और फाइनेंशियल डेरिवेटिव की तुलना करें, उसके फिर डिफरेंस निकालें तो क्या है, कमोडिटी को देखो आपको एक तो वो पैसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात वो बल्कि बहुत होता है, ठीक है, तो उसके स्टोरेज प्रॉब्लम आ जाती है। बट अगर फाइनेंशियल एसेट्स को देखें तो अगर पैसे को आपको जमा करना है तो आपको कोई बहुत बड़े गोदाम की तो ज़रूरत है नहीं, है ना। आप तो उसको अपने अकाउंट में भी जमा करा सकते हो। पर अगर आपने 5 क्विंटल गेहूँ खरीदे तो क्या उसको आप अकाउंट में जमा करा सकते हो? ऑफकोर्स नॉट, नहीं ना। वो कहीं किसी अकाउंट में जमा नहीं हो सकता। तो वो बल्कि है, आपको उसको स्टोरेज करना पड़ेगा, उसके लिए वेयर हाउसिंग चाहिए और बहुत सी चीज़ें चाहिए। ड्यू टू बल्कि नेचर ऑफ द अंडरलाइंग एसेट फिजिकल सेटलमेंट एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्रिएट्स द नीड फॉर वेयर हाउसिंग, ठीक है ना। वेयर हाउसिंग चाहिए होते हैं ताकि उस चीज़ को स्टोर किया जा सके। सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ वेयरिंग क्वालिटी ऑफ एसेट डज नॉट रियली एग्जिस्ट एज फार एज अंडरलाइंग फाइनेंशियल अंडरलाइंग्स आर कंसर्न, ठीक है। अगर उसकी क्वालिटी की बात करें तो वो भी वेरी नहीं करती है। देखिए अगर हम कमोडिटी की बात करते हैं तो अगर हमने इसको स्टोर भी किया है, भले हमने बहुत ध्यान दिया है ऐसा, फिर भी कुछ ना कुछ अगर वो खाने से रिलेटेड चीज़ें, हो सकता है उसमें कोई कीड़े लग जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। वो अगर बारिश आ जाए, गीला हो जाए, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आपके अकाउंट में, अगर आपका डीमैट अकाउंट अगर है और उसमें अगर सिक्योरिटीज़ रखी हैं, बारिश आए चाहे कुछ भी हो, अकाउंट में सिक्योरिटी से कुछ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस है कुछ कमोडिटी और फाइनेंशियल डेरिवेटिव में। हाउएवर इन द केस ऑफ कमोडिटी द क्वालिटी ऑफ द एसेट अंडरलाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट कैन वेरी एट टाइम्स, ठीक है ना। पैसे को कुछ नहीं होगा, उसकी क्वालिटी का कुछ इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है कम होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अलग चीज़ है। बट अगर हम क्वालिटी की बात करें तो नोट की क्वालिटी चेंज नहीं होगी, बट कमोडिटी की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। आपके दाल, आपके गेहूँ, आपके चावल, आपके मसाले, ये सब ख़राब हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये है बात। चलिए अब डेरिवेटिव की हमने पूरी बात कर ली है। ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।